क्या बात है शमा, यहाँ अकेली बैठी हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। कोई खास बात? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उस रोज हम दोनों के बीच जो हुआ, क्या उसमें मेरी कोई गलती थी? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। अगर मेरी कोई गलती नहीं थी तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? शमा, मैं सचमुच नहीं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। सर, आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, पता नहीं कब आते हैं, आकर अपने रूम में बंद रहते हैं। आपको इस बात का भी एहसास नहीं रहा सर कि आप मेरे साथ साथ प्रेम पर भी अन्याय कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, गलतफहमी नहीं, एक खुशफहमी थी जिसके सहारे मैं जी रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे हकीकत को कबूल कर लेना ही चाहिए। कैसी हकीकत? यही कि इस घर में मेरी मौजूदगी आपको परेशान कर रही है। आप अपने ही घर में अजनबी हो गए हैं। नहीं शमा, मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं हो, कुछ और है। और उस दिन जो हमारे बीच में हुआ, उसका ना तो मुझे कोई अफसोस है, ना ही कोई तकलीफ और ना ही कोई परेशानी। बल्कि मैं तो बल्कि क्या सर? बल्कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि उस दिन मैंने शराब के नशे में तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, अपनी दोस्ती का अपमान किया। नहीं, दोस्ती का अपमान तो आप अब कर रहे हैं। आपको किसी बात से परेशानी है, आपको किसी बात की वजह से तकलीफ हो रही है, पर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, मुझसे भी नहीं। क्या इस बात से मेरे जज्बातों को ठेस नहीं पहुंच सकती? तुम्हें कैसे समझाऊं शमा, मैं कैसी उलझन में फंस गया हूं। सालों से जिस दीवार का सहारा लेकर मैं बैठा था, आज वो दीवार ढह गई है। आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर चंद्र प्रकाश। शमा, वो मेरा ऐसा दोस्त था जिसने मेरा साथ तब दिया जब मुझे सब छोड़कर चले गए। लेकिन आज उसने भी मेरी पीठ में छुरा फूंक दिया। ऐसा क्या किया है उन्होंने? बताऊंगा शमा, सब कुछ बताऊंगा। वक्त आने में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर शमा, मुझे इस समय तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। मुझे छोड़कर मत जाना। हेलो, हाँ अवंती, मैं परीक्षित बोल रहा हूँ। हाँ परीक्षित बोलो। अवंती, आई एम वेरी सॉरी। रहने दो परीक्षित, अब उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। अब सुनो, सादा जी कहाँ हैं? 1 मिनट बुलाती हूँ। हेलो। अब सादा जी, हाँ मैं परीक्षित बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? दरअसल बात यह है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अवंती का दिल तोड़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स होंगी। जाने दो परीक्षित, भूल जाओ। नहीं साधना जी, ऐसे कैसे जाने दो? मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ। आप जो चाहे सजा मुझे दे सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। मतलब ये कि जिस लड़की की खातिर मैंने अवंतिका का दिल तोड़ा है, वो लड़की भी मुझे छोड़कर जा रही है। क्यों? वो मुझसे बहुत दूर जा रही है और वो कभी लौट कर नहीं आएगी साधना जी। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा।
तुमने बहुत अच्छा किया कि साधना को हकीकत नहीं बताई, वरना यह ख्याल जिंदगी भर उसके लिए नासूर बनकर रह जाता कि अपनी बेटी की बर्बादी का कारण वो खुद ही थी। डैड मेरे बस में जितना था वो सब कुछ किया मैंने। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अवंती के प्यार की चिता में मैंने अपने प्यार की भी आहुति दे दी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। न जाने तुमने कितनी जिंदगियां उजाड़ने से बचा ली। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू परीक्षित, रियली प्राउड ऑफ यू। नमस्ते मैडम। अरे सखाराम, तुम यहाँ? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। धवन साहब घर में है? हाँ, अंदर है कमरे में। बाप रे, मर गया मैं सखा, क्या बात है? बोलो, क्या काम है? मैं कुछ नहीं ऐसे। सखा, कुछ काम नहीं है? तुम्हें यहाँ क्यों आए हो ऑफिस छोड़कर? साहब को बता दो। मैडम हाथ जोड़ दो, चाहे तुम मेरे को इडियट बोलना, 2-3 घंटे के लिए सस्पेंड कर देना, लेकिन धवन सबको मत बोलना। हाथ जोड़ दो। ओके, ये बताओ काम क्या है? मैडम बात तो बहुत सीरियस है। क्या बात है? रावण साहब की चोरी अपने हाथ में आ गई है। रावण साहब की चोरी? आहिस्ता आहिस्ता मैडम, धवन साहब ने सुन लिया तो मेरे नाम की सुपारी खा के मेरे को ही गोली मारेंगे। तो बताइए, रावण कौन है? अपना जिमी। सखा, हाँ। जिमी साहब तुम्हारे लिए जिमी कब से बन गए? जब से उसकी जन्म पत्रिका मेरे हाथ में आई है। अरे, हाँ। ये तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश की फोटो है। हाँ। इसे लेकर मैं क्या करूंगी? मैडम उसके साथ वो जो औरत है ना, वो कौन है आपको मालूम है? नहीं। वो धवन साहब की दूसरी बीवी साधना है, जो उनको छोड़ के भाग गई थी। वो ये। तुम्हें कैसे पता कि ये साधना जी हैं? ये लो, धवन साहब के पर्स में मैंने इसका फोटो कितनी बार दिखेला है। हाँ, पहले तो वो ऑफिस में भी रखते थे फोटो, टेबल के ड्रॉअर में। देखा है ना? ये तुम्हें कहाँ मिला? जिमी के ड्रॉअर में से। क्या? हाँ, वो तो बहुत दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। जैसे धवन साहब ने कल मुझे बुलाया था कुछ पेपर निकालने के लिए, वो निकालने के टाइम मेरे हाथ में आ गई ये फोटो। मतलब है कि सखा, ये पुरानी फोटोग्राफ तो है नहीं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि साधना जी बम्बई में थी या फिर अब भी बम्बई में है? हाँ, और ये साहब का दोस्त है ना डॉक्टर चंद्रप्रकाश, वो भी उसे मिला हुआ है। लेकिन मैडम ये फोटो जिमी साहब के पास कैसे आई? पता नहीं। अच्छा देखो सखा, इसके बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहना, हाँ? वरना। मैडम अब वरना मत बोलना, नहीं तो मेरे को मरना पड़ेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, थैंक्स अ लॉट। नहीं चलना, थैंक यू। बाय। मिलते। एक्सक्यूज मी सर। क्षमा, फिर से सर। सॉरी, वो इतने दिनों की आदत है ना, जल्दी नहीं जाएगी। बैठो। एक्चुअली मैं आपसे जिमी के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। जिमी के बारे में? क्या उसे पता था कि साधना जी बम्बई में है? हाँ पता था। क्यों? तो फिर उसने आपको साधना जी का पता क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि साधना जी रहती कहाँ है। दरअसल क्या है क्षमा, की जो आदमी मुझे फोन किया करता था उसने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे ये बताने के लिए कि साधना कहाँ रहती है।
बहरहाल उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मुझे साधना का पता मिल गया। उस आदमी के थ्रू मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें डॉक्टर चंद्र प्रकाश और साधना की तस्वीर थी। यही है वो तस्वीर? ये तस्वीर कहाँ मिली? ये तस्वीर सखा को जिमी के ड्रॉअर में मिली। इसका मतलब इतने दिनों से जिमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, शायद इसी वजह से वो अब लापता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, पहले डॉक्टर चंद्र प्रकाश और अब जिमी। जिस तरह जिमी मेरे साथ काम करता था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो किस तरह के काम? आप अपने भीतर टटोल कर देखिए, अगर जिमी ना होता तो आप ऐसे गलत तरीके कभी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं शमा, इसके लिए जिमी ही सिर्फ जिम्मेवार नहीं है। मैं भी कोई इतना संत नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ वक्त में जिमी के बारे में पता चल गया। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो। तो टोनी मियां, कब कर रहे हो शादी? किसकी शादी? हमारे ताऊ की और किसकी याद? तुम्हारी शादी। अरे सोचना क्या है, कर लेंगे। लेकिन कब? जब तू अपने लिए कोई लड़की तलाश कर लेगा, साथ में ही करेंगे शादी। फिर तो मियां जिंदगी भर कमा रहे रहोगे। क्यों, तूने सोच लिया शादी नहीं करेगा? टोनी मियां हमारी छोड़ो ना, ये बताओ ताने के साथ बात की या नहीं? नहीं, अभी नहीं, कर लेंगे। देखो टोनी मियां, हमारी बात मानो। ये बिजनेस का चक्कर तो चलता ही रहेगा। जल्दी से तानिया की बात कर लो शादी की, वरना किसी नए चक्कर में फंस जाओगे और फिर रहेगी शादी। हाँ, सही कह रहा है, बिजनेस चलता ही रहेगा। ऐसा करते हैं, कल ही शादी कर लेते हैं मंदिर में। कल ही मंदिर में? हाँ, देख, अगर मंदिर में नहीं की ना, तो हम दोनों को अपने डैडियों को बताना पड़ेगा। फिर पहली फुर्सत में वो एक दूसरे से मिलेंगे, फिर सगाई की डेट फिक्स होगी, फिर शादी होगी। तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा यार, इससे अच्छा मंदिर में ही शादी कर लेता हूँ। तू सही कह रहा है। टोनी मियां, तुम हमेशा हमारा मजाक ही उड़ाते रहोगे या कभी हमें सीरियसली भी लिया करोगे यार? अच्छा एक बात सुन, और ये सीरियस है, कल से तू अपने घर आ जाएगा। अब से कोई लड़ाई नहीं और कोई बदला नहीं। सच टोनी मियां? टोनी मियां, आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा है। और एक बात और, तेरा शुक्रिया अदा करके मैं तेरे प्यार को मैला नहीं करना चाहता, पर फिर भी तू यारों का यार है यार। मानते हो ना? फिर कर लो शादी। नमस्कार साहब। अरे आओ, कैसे बैठो। साहब, हम एक छोटी सी गुजारिश करे का वास्ते आए हैं। क्या गुजारिश है केसरी? गलत नहीं समझना साहब, आप हमको, हमारे परिवार को रोटी दिए, धन दिए, कभी डांटे तो कभी बहुत दुलार दिए। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे नहीं केसरी, तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हारे हक का मिला है। लेकिन साहब, अब हम ये नौकरी नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे साहब, मेहनत मजदूरी कर लेंगे। तो भाई मेरे यहाँ कर लो मेहनत मजदूरी, यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं साहब, अब हम कसम खा लिए हैं कि अब कभी खून खराबा मारपीट नहीं करेंगे, सब बुरे काम छोड़ देंगे हम। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुन के बहुत खुश हुआ। मेरे यहाँ भी तुम्हें कोई बुरा काम नहीं करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, कल से मेरी परेल वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी का इंचार्ज संभाल लो।
काका है साहब। हाँ, मेरे यहाँ अब कोई गलत काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक तकलीफ है। वो कहा साहब? केसरी, तुम्हें वर्दी पहननी पड़ेगी। ये है पंडित वाली ड्रेस नहीं पहन सकोगे। पहन लेंगे, आप कहेंगे तो हम पहन लेंगे यूनिफॉर्म। साहब नमस्कार। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, बिल्कुल सही मौके पे आए हैं। बस महोदय, आपका आदेश प्राप्त होते ही आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। भाई इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपको बता दूं कि आप इस बार जीत गए। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं कुछ समझा नहीं। मैं उस दिन मड वाले किले पे जो तुमने जिमी पे इल्जाम लगाया था वो बिल्कुल सही था। मैं तो पहले से ही जानता था महोदय, पूछ लीजिए पंडित जी से। बस ये तो पूरे प्रमाण नहीं थे, इसलिए मैंने चुप रहना उचित समझा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सारे सबूत मैं आपको दे दूंगा जल्दी। आश्चर्य की बात है धवन साहब, आज आप में बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है मुझे। भाई हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। धवन साहब, यदि ये परिवर्तन स्थायी और सच्चा है तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे आपको एक और सूचना देनी थी कि संभवतः आप ही के प्रयत्नों से मेरी बदली दूसरे शहर में कर दी गई है। मैं जानता हूँ। मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा और कहूंगा कि आपकी ट्रांसफर रोक दें। बड़ी कृपा होगी आपकी। और धवन साहब, इसके बदले में मैं आपके उस पुराने और वफादार साथी जिमी तिवारी को ढूंढ कर लाने का वचन देता हूं। मैं आज शाम को ही उसके घर की तलाशी लूंगा। अब आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से। नमस्कार। नमस्कार। मैं शाम को आपका बयान लेने जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ये सब का गोरख धंधा है साहब। हम तो ये समझे थे कि ये जिम्मी साहब बहुत वफादार आदमी है आपका। मैं भी यही समझा था केसरी। इतने सालों से मैं यही सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अंदर ही अंदर उसने लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ केसरी, उस दिन मड आइलैंड वाले किले पे जो हुआ सो हुआ। तब से जिमी गायब हो गया। क्या कैसी जो हुआ सो हुआ। कल से तुम परेल वाली फैक्ट्री पे अपना काम शुरू करता। अच्छा साहब, हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते केसरी।